हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ओ मंजिल के मुसाफिर, तू थक का ना बैठ, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का भी मजा आएगा। संघर्ष करते करते आज इतिहास की जो लास्ट एमसीक्यू है वहाँ पहुँच गए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। चलिए बढ़ते हैं। क्लास 10 एसएसटी का इतिहास की जो चैप्टर 1 का एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर का, वो आज लास्ट है, एंड कर रहा है। फिर आगे देखेंगे आगे क्या हुआ। क्वेश्चन है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कि जोल्वेराइन क्या है। आप बुक अगर देखे होंगे तो ये जोल्वेराइन जो है एक शुल्क संघ है। जोल्वेराइन शुल्क संघ है। चलिए आंसर मिल गया, शुल्क संघ। शुल्क संघ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मैं आप लोगों को पूछता हूं। जब ये शुल्क संघ है तो इसको बनाने के लिए कोई ना कोई तो आगे आया होगा, या किसके निर्देश पर, ये किसकी पहल पर ये शुल्क संघ बना था जोल्वेराइन। तो ये बना था, बताइए कौन बना था, किसके सहयोग से। ये था परसा। जोल्वेराइन क्या है, एक शुल्क संघ है। शुल्क संघ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, शुल्क संघ जोल्वेराइन किसके पहल पर स्थापित किया गया था। तो आंसर है परसा के पहल पर। अब एक प्रश्न है जो पीछे वीडियो में आप देखे होंगे कि परसा जो था किसके अधीन में था, या परसा के अधीन कोई और स्टेट होगा, कोई राज्य होगा, कोई देश होगा, कौन था, उसको कमेंट करना आपको। अगला प्रश्न है, परसा का शासक कौन था। इसका आंसर है विलियम फर्स्ट या प्रथम। इसका आंसर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो विलियम प्रथम परसा का शासक था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जनवरी 1871 में हुआ। अब प्रश्न ये है कि जनवरी का एकीकरण करने में यह भूमिका किसका था। मेरा प्रश्न था, फिर से रिपीट कर दे रहे आपके लिए, कि जर्मनी का जब एकीकरण 1871 में हो गया तो किसी तो कोई नेतृत्व करता तो जरूर होगा कि जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व करता या कौन किया था। तो उसका नाम था बिस्मार्क। अब इसकी कहानी आप पीछे वीडियो में देखिए, बिस्मार्क कौन था, कहाँ शासक था, क्या प्रधानमंत्री का था, कि कौन था, सब आपको पीछे वाले वीडियो में पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। 3 प्रश्न हो गए। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ और किसने किया, या किसके नेतृत्व में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, जनवरी 1871 में हुआ था। लेकिन संधि का नाम था वर्साई की संधि। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसका नाम याद रखिएगा, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। एकीकरण का मतलब क्या है सर। एकीकरण का मतलब है एक होना। मतलब जर्मनी जो था एक राष्ट्र के रूप में 1871 के पहले नहीं जाना जाता था। उससे पहले वह अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भागों में बटा हुआ था। जैसे आप भारत की अगर इतिहास देखिएगा तो उत्तर में कोई और राजा था, दक्षिण में कोई और राजा था, पश्चिम में कोई और राजा था, सब अलग अलग प्रांत के राजा कहलाते थे। उसमें भारत तो नहीं था, लेकिन फिर मिला, भारत बना। ठीक उसी प्रकार जर्मनी भी था और उसको एकीकृत करके एक राष्ट्र बनाया गया
और जनवरी 1871 से फिर वो अपना अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? अमूर्त मतलब वो घटना संभव नहीं है, वो हमारे से परे है, मतलब दूर है, हम लोग उसको सोच सकते हैं, खाली सपने में देख सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक जीवन में नहीं है। तो वैसी घटना क्या कहलाता है? अमूर्त भावना या विचार किसी मूर्त आकृति को, इसको हम लोग आकृति में देते हैं या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर होता है, उसको हम लोग रूपक कहते हैं। वो होता है रूपक। अब रूपक किसे कहते हैं? तब आंसर लिख दीजिए कि किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को रूपक कहते हैं। इसी क्वेश्चन को इसी तरह। अगला प्रश्न है, टूटी हुई बेड़ियां, मशाल, तलवार, उगता सूर्य, ये सभी आदि जो है प्रतीक क्या कहलाते हैं? किसी न किसी का प्रतीक है। तो ये पहले जानेंगे क्या कहलाते हैं। ये सभी रूपक ही कहलाते हैं, किसी न किसी का प्रतीक है तो वह सभी मिलकर के रूपक कहलाता है। ये अमूर्त भावना है ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे अब मैं पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ आप लोगों को, आप ये आंसर दे सकते हैं कि मशाल किसका प्रतीक होता है? मशाल किसका प्रतीक होता है? तो ये है ज्ञानोदय का। ज्ञानोदय का प्रतीक होता है मशाल। टूटी हुई बेड़ियां, मशाल किसका प्रतीक था? तो मैंने बताया ज्ञानोदय का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन और बनता है कि टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? तो ये इसका आंसर होगा आजादी का प्रतीक है। टूटी हुई बेड़ियां आजादी का प्रतीक है। फिर तलवार और उगता सूर्य। उगता सूर्य बात कर रहे थे कि तलवार किसका प्रतीक है, तो तलवार से हम लोग क्या करते हैं? तलवार से मुकाबला किया जाता है। तो ये तलवार जो है वह मुकाबले का प्रतीक होगा। तलवार से मुकाबला करते हैं तो मुकाबले का प्रतीक है तलवार। उगता सूर्य इसे बोलते हैं नए युग का सूत्र, नए युग का सूत्रपात। चलिए एक जीके का क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, नए युग का सूत्रपात या ऐसा कुछ होगा, ये देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, बुक से थोड़ा सा हटका है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? आप जिस इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, बुक से अलग है, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? फिर से, टूटी हुई बेड़ियां आजादी का, मशाल ज्ञानोदय का, तलवार मुकाबले का, उगता सूर्य नए युग का सूत्रपात है। नए युग का सूत्रपात, ये सभी मिलकर के क्या बनते हैं? एक रूपक होते हैं। रूपक किसे कहते हैं मैंने बताया। चलिए अगले चलते हैं। मरियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, या मरियान किस देश का रूपक थी? तो मरियान ये हम लोग जानते हैं, ये है फ्रांस। मरियान फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक या राष्ट्र की प्रतीक थी। अगला है, बलूत के पत्तों का मुकुट पहने जर्मनिया किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है? ये बहुत इजी है, ज से जर्मनिया हो जाएगा और ज से हो जाएगा जर्मनी। जर्मनिया, जर्मनी, ये तो पकड़ जाइएगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि वह किस देश का रूपक है जिसके सिर पे जो मुकुट है वह बलूत के पत्तों का मुकुट है। बलूत के पत्तों का मुकुट कौन पहने हुए? तो वह है जर्मनिया। और किस देश का जर्मनिया? जर्मनी का। अब एक क्वेश्चन और मुझे ध्यान में आ गया कि बलूत के पत्ते जो है किसका प्रतीक होता है? तो इसका आंसर है
वीरता का प्रतीक होता है। बलूत के पत्ता किसका प्रतीक होता है? वीरता का। इसीलिए जर्मनिया के ऊपर, सिर के ऊपर मुकुट के रूप में से सजाया गया है। एक्चुअली में मैंने बताया था कि ये रूपक है, ना मरियान आपको मिलेगा ना जर्मनिया मिलेगा कहीं देखने को। ये कलाकारों का सोच है, अमूर्त भावना, उसका विचार राष्ट्र के प्रतीक को देने के लिए ये लोग ऐसा बनाए थे लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो अंतिम टॉपिक के रूप में हम लोग के पास है। स्लाव किस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर कहा जाता था? स्लाव। तो ये स्लाव किस क्षेत्र को कहा जाता था? इसे कहते थे बाल्कन। बाल्कन प्रदेश के जो लोग थे, निवासी थे, उन्हें हम लोग स्लाव कहते थे। अगला प्रश्न है कि बाल्कन क्षेत्र किस साम्राज्य के अधीन था? अब बाल्कन की चर्चा कर रहे हैं तो पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि बाल्कन जो प्रांत है या था, अभी क्या कहेंगे था, वह किसके अधीन था? तो किसी न किसी का अधीन था, तो वह था ओटोमन के। ओटोमन, बाल्कन प्रांत ओटोमन के अधीन था। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बाल्कन से जुड़ा हुआ है कि बाल्कन क्षेत्र में किस कारण से तनाव पनपा था? मतलब बाल्कन क्षेत्र में तनाव हुआ था तो क्यों हुआ था? मैं बता रहा था आपको क्या कि स्लाव किस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर कहा जाता है, तो वो था बाल्कन। बाल्कन किसके अधीन था? ओटोमन का। ये है ओटोमान, जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार आपको कलर कर देना है। अगला प्रश्न है कि बाल्कन क्षेत्र में किस कारण से तनाव पनपा था? तो बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के कारण तनाव हुआ था। रूमानी राष्ट्र, बाल्कन क्षेत्र में किस कारण से तनाव पनपा? तो रूमानी राष्ट्रवाद के वजह से तनाव पनपा था। फिर एक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है निर्जातीय। निर्जातीय। निर्जातीय एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम, पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। मतलब है कि वो कोई समुदाय है जो अपना ये पहचान मानता है कि हम उससे बिलोंग करते हैं, उससे हमारा पूर्वजों का जन्म हुआ। ऐसा इतिहास का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में दूसरा आएगा, चैप्टर 2 आएगा। आपको मेरे हौसले के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे जो नए दर्शक आते हैं वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। आप आसानी से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।